हमने अभी तक कक्षा 9 में विज्ञान के अंतर्गत जो भौतिक विज्ञान से संबंधित अध्याय हैं उनमें गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण और कार्य तथा ऊर्जा, इनका अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि आपने इनको पूरी तरह से तैयार कर लिया होगा और इनका अभ्यास आप कर रहे होंगे। आज हम अगले अध्याय ध्वनि का अध्ययन की शुरुआत करेंगे और ध्वनि के अध्ययन की शुरुआत के लिए आइए चलते हैं। अभी तक हमने जिन अध्यायों का अध्ययन किया वे थे गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण और कार्य तथा ऊर्जा। इन 4 अध्यायों का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमने इनकी घर पे पुनरावृत्ति कर लेनी है और इनको तैयार कर लेना है। इनसे संबंधित अगर कोई डाउट्स हैं तो उनको हम YouTube पर इन लेक्चर्स के लिंक हैं वहां पर जाकर दूरदर्शन उत्तराखंड के YouTube चैनल से वहां से दोबारा भी देख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी कहा था, हम शुरुआत करते हैं अगले अध्याय की। तो अगला अध्याय है ध्वनि। ध्वनि यानी साउंड। अब ध्वनि क्या है? तो आप जानते हैं जिसको सामान्य भाषा में हम आवाज कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? उपयोग आप कह सकते हैं क्या कि सुनना। इसकी सहायता से हम सुन सकते हैं। यह एक सुनने का एक माध्यम है। और इससे पहले जब हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों की चर्चा कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि ऊर्जा का एक रूप ध्वनि भी है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। आपको याद होगा कि हमने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा के इस प्रकार के विभिन्न रूपों की चर्चा की थी। तो वहां पर हमने समझा था कि ध्वनि भी क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। अब ये किस प्रकार की ऊर्जा है, इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हमें देखना है। अभी जैसे मैंने कहा कि ध्वनि का जो मुख्य उपयोग है या इसकी जो पहचान हम करते हैं, कैसे करते हैं? सुनकर। जब हमारे कान में, हम कहते हैं कान में सुनते किससे? हम कान से सुनते हैं, यानी जिसको बोलते हैं हम श्रवण करते हैं। श्रवण करना यानी सुनना। और हमारा कौन सा अंग ऐसा है जो इस प्रक्रिया में हमारी सहायता करता है? वो हमारे हैं कान। कान संवेदनशील होते हैं ध्वनि के प्रति, और जो ध्वनि है ये हमारे कानों में श्रवण के संबंध में यानी सुनने के संबंध में क्या करती है? संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना यानी सेंसेशन। जब ध्वनि हमारे कान के पर्दे से टकराती है, इसको हम विस्तार से आगे भी पढ़ेंगे कि किस तरह से ध्वनि सुनने की प्रक्रिया संचालित होती है हमारे कान के भीतर। लेकिन अभी हम इतना समझ सकते हैं कि जब ध्वनि हमारे कान पर संवेदना उत्पन्न करती है तो हम उसे सुन पाते हैं। तो अगर इस पूरी बात को हम मिला जुला कर लिखें तो हम कह सकते हैं
कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में क्या करती है, श्रवण संवेदन उत्पन्न करती है। ध्वनि क्या है, हम लिख सकते हैं कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में क्या करती है, श्रवण संवेदन यानी सुनने के प्रति संवेदना, सेंसेशन उत्पन्न करती है। तो इससे हमने देखा कि ध्वनि क्या है, ये ऊर्जा का ही एक रूप है और किस काम आती है, सुनने की प्रक्रिया में काम आती है। ये ऊर्जा है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए एक उदाहरण हम देखते हैं कि मान लिया हम ताली बजाते हैं। ताली बजाने की प्रक्रिया में होता क्या है, मान लिया हमने लिया ताली बजाना, तो क्या इसमें कोई ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है? ताली बजाने की प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार से हो रहा है, इस पे हम विचार करें। तो कैसे हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है यानी यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल रही है, ध्वनि ऊर्जा में बदल रही है। तो हमने जब ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया को पढ़ा था तब यह देखा था कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो यहां पर हमने देखा कि यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि के रूप में बदल रही है, इसलिए ध्वनि भी क्या होगा, ऊर्जा का एक रूप होगा। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा ही है। और कैसी ऊर्जा है, जो हमारे कानों में टकराती है तो श्रवण संवेदन उत्पन्न करती है, इसकी सहायता से हम सुन पाते हैं। अब हम आगे विचार करें कि ध्वनि का प्रोडक्शन यानी उत्पादन कैसे होता है, ये उत्पन्न कैसे होती है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो आप कुछ घटनाओं पे विचार करें कि जिनसे आपको आवाज सुनाई देती है, क्या हो सकती है। जैसे आपने देखा ताली बजाना, बोलना या चिल्लाना, वस्तुओं को रगड़ना, खुरचने से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। मक्खी है या मच्छर है, इनके भिनभिनाने से ध्वनि आपको सुनाई देती होगी। पक्षियों के पंखों की जो फड़फड़ाहट होती है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें आवाज यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। इन सबको यहां लिखने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि ध्वनि के उत्पन्न होने के पीछे कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम ताली बजाते हैं, बोलते हैं या चिल्लाते हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं,
किसी वस्तु को जोर से खुरचते हैं, मक्खी और मच्छर अपने पंखों को या भिनभिना रहे होते हैं, भिनभिनाहट की ध्वनि निकाल रहे होते हैं, या जो पक्षी हैं अपने पंखों को फड़फड़ा रहे होते हैं, इन सब घटनाओं में ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन होती कैसे है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमने ताली बजाई, ताली बजाने से क्या होगा कि जो वायु है हमारे हाथ के आसपास की, उस वायु में कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम बोलते या चिल्लाते हैं तो हमारा जो वाक कोश है, हम बोलते हैं, जो हम हमारा वाक कोश क्या होता है, कंपित होता है, और उसकी वजह से जो हमारे मुंह के भीतर वायु भरी है वो, और फिर उसके तुरंत बाहर की जो वायु है उसमें कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह से जो अन्य प्रक्रियाएं हैं, रगड़ना, खुरचना, मक्खी मच्छर जब भिनभिनाते हैं या पक्षी अपने पंखों की फड़फड़ाहट करते हैं, तो इनसे चाहे वो वायु हो या कोई ठोस पदार्थ हो, अगर रगड़ने की बात करें तो ठोस पदार्थों में, खुरचने की बात करें तो ठोस पदार्थों में, पंखों की फड़फड़ाहट की बात करें तो वायु में, यानी किसी भी पदार्थ में, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, अगर उसमें कंपन हो रहे हैं तो वहां पे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि जो है कहां से उत्पन्न होती है, वस्तुओं के कंपन से। ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। अगर वस्तुओं के कंपन नहीं होंगे तो ध्वनि का उत्पादन नहीं होगा। कंपन यानी वाइब्रेशंस। अब ये वस्तु ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो ये था ध्वनि की उत्पत्ति का सिद्धांत कि ध्वनि भी उत्पन्न हो रही तो किसी न किसी प्रकार के कंपन वहां पर हो रहे होंगे, उन्हीं कंपनों के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अब उत्पन्न हुई ध्वनि, और मान लिया एक स्थान पे ध्वनि उत्पन्न हो रही है और हम इसे दूसरे स्थान पे सुन रहे हैं। ये कोई यहां पर बिंदु ए है, इस ए पर कोई ध्वनि का स्रोत है, और ये बिंदु बी है, यहां पर श्रोता है, सुनने वाला। तो यहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है और ये इसको बी जो है, बी पर कोई श्रोता है, वो इसको सुन रहा है। तो यहां से यहां तक, ए से बी तक ध्वनि चलती कैसे है, इससे इस तक ध्वनि कैसे पहुंचती है, या ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण। तो ध्वनि के संचरण को हम क्या कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि का प्रवाह या ध्वनि का चलना या ध्वनि का स्थानांतरण होना संचरण क्या होता है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सकती है, और इसी घटना को हम बोलते हैं कि ध्वनि का संचरण। अब ध्वनि का संचरण होता कैसे है या किसके द्वारा होता है, तो देखिए यहां पर स्रोत है और श्रोता है, इनके बीच में अगर कोई भी माध्यम नहीं है, यानी कि अगर वायु भी नहीं है, निर्वात है, तो ध्वनि का संचरण नहीं हो पाएगा। ध्वनि को संचरण के लिए किसी न किसी ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है
जो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद कर सके। बिना किसी पदार्थ के ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, और उस पदार्थ को हम कहते हैं माध्यम। माध्यम की परिभाषा हम कैसे समझ सकते हैं कि माध्यम क्या है? बहुत स्पष्ट परिभाषा है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ध्वनि को संचरण के लिए किसी न किसी ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है कि जिससे होकर ध्वनि संचरित हो सके। तो ऐसे पदार्थ को ही हम माध्यम कहते हैं। तो माध्यम की हम क्या परिभाषा लिख सकते हैं कि वह पदार्थ या वह द्रव्य जिससे होकर ध्वनि का संचरण होता है। उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। तो माध्यम जो है ये कोई भी पदार्थ हो सकता है, और हम जानते हैं कि पदार्थ की तीन जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव या गैस। किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब ये माध्यम ध्वनि के संचरण के लिए कितना जरूरी है, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि आप कोई प्रयोग करें कि किसी एक खाली गिलास लेके या कोई खाली बर्तन इस प्रकार का लेके, और उसको क्या करते हैं, उसके अंदर की हवा निकाल दें सक करके या सक्शन पंप से, तो उसके अंदर का निर्वात हो और उसके अंदर हम ध्वनि उत्पन्न करें तो ध्वनि का संचरण नहीं होता। या आपने सुना होगा कि जहां पर वायुमंडल नहीं होता, यानी जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पर जहां कोई भी माध्यम नहीं है, एक निश्चित सीमा चंद्रमा के वायुमंडल से बाहर, वहां पर क्या होगा, या किसी भी ऐसे ग्रह पर जहां वायुमंडल नहीं है यानी गैस भी नहीं है। वायुमंडल ना होने का मतलब कि कोई माध्यम नहीं है, ठोस, द्रव, गैस। तो वहां पर क्या होगा कि आप कितना भी चिल्ला रहे होंगे, आपके बगल में भी कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्योंकि आपका जो टीवी सेट चल रहा है या मोबाइल चल रहा है, जिस पर भी आप इस प्रसारण को देख रहे हैं, और उससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है। उस ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है, वो पे हम विचार कर चुके हैं कि वो है कंपन। लेकिन ध्वनि उत्पन्न हो रही है और वो आपके फिर कानों तक पहुंच रही है, तभी तो आपको सुन पा रहे हैं। लेकिन उसके बीच में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो उसको उस मोबाइल या टीवी से आपके कानों तक लेकर आ रहा है, जिसमें गुजर कर वह ध्वनि आपके कान तक पहुंच रही है। तो वो क्या है, आप जानते हैं कि वायु है। आपके चारों ओर क्या है, हवा है। तो उस वायु में ही ध्वनि क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो वहां पे वायु क्या कर रही है, माध्यम का कार्य कर रही है। आप किसी लोहे की छड़ पे एक सिरे पर टन से कोई ठोकर मार दें या किसी अन्य छड़ से मार दें, टक्कर, चोट मार दें, तो क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी और आप उसके दूसरे सिरे पे कान लगाएंगे तो आपको वो सुनाई भी देगी। तो वहां पर क्या है, या आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं बचपन में, कई बच्चे माचिस की डिब्बियों से टेलीफोन बनाते हैं खिलौने वाला। उसमें क्या होता है, एक डोरी होती है,
तो वहां पर उस डोरी के माध्यम से, यानी किसी न किसी माध्यम से ध्वनि का संचरण होता है। बिना माध्यम के ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। तो हम लिख सकते हैं कि बिना किसी माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, यानी ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम बहुत जरूरी है। अब ये ध्वनि का संचरण माध्यम में होता कैसे है? तो देखिए, हमने कहा कि ध्वनि क्या है। मान लिया ये कोई स्वरित्र है और यहां से हमने ध्वनि इसको कंपन कराए, तो इसके जो कंपन है वो वायु में क्या करेंगे? वायु में उपस्थित अन्य कणों को कंपायमान कर देंगे, और ये जो कंपनों का विक्षोभ है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने लगेगा, यानी एक तरंग की भांति। तो ध्वनि क्या है? एक तरंग की भांति संचरित होती है, और माध्यम में ध्वनि का जो संचरण होता है वो एक विक्षोभ के रूप में होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ध्वनि का संचरण तरंग या विक्षोभ के रूप में होता है। जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो माध्यम के कण क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं, और वो अपनी ऊर्जा दूसरे कणों को प्रवाहित करते रहते हैं। इस प्रकार ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक स्थान से दूसरे स्थान में आगे बढ़ती है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। तो ये था ध्वनि का संचरण। आगे हम इस पे अगले सत्र में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।